वर्क पावर एनर्जी। आज हम वर्क पावर एनर्जी को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो वर्क डन इन फिजिक्स में या मैकेनिक्स में वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, in the direction of force. Okay, work done equal to force into displacement in the direction of force. displacement कैसा होना चाहिए? फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये फिजिक्स में वर्क डन की सिंपल डेफिनेशन है। ओके, अब वर्क डन कब माना जाएगा? जब उसमें कुछ फोर्स लगे बॉडी में या बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट हो तो वो वर्क डन माना जाएगा। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट एक जगह बैठ के पढ़ रहा है, उसने 2 घंटे पढ़ाई की, पर वो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन नहीं माना जाएगा। उस बच्चे द्वारा कोई वर्क डन नहीं किया गया क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। स्टूडेंट एक जगह रेस्ट पोजीशन में 2 घंटे पढ़ता रहा तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वो वर्क डन नहीं माना जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 इंटू फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। ओके, कोई चौकीदार घर के दरवाजे पर 5 घंटे से एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, अबाउट 5 hours स्टे एट वन प्लेस। ओके, देन दिस इज ऑल्सो नॉट अ वर्क डन इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज में वह वर्क डन नहीं होगा क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, वह रेस्ट पोजीशन पर एक ही जगह खड़ा हुआ है। ओके, पर इन फिजिक्स द वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, W इक्वल टू F इंटू एस। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगी? सिंपल डेफिनेशन से फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर होता है। ऐसा ही सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। अब इस न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, जूल के रिस्पेक्ट के लिए। तो 1 जूल इक्वल टू क्या होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ऐसा ही सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? जूल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्या होता है? जूल होता है। और 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। क्या होता है? अर्ग होता है। यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। ओके, वर्क का यूनिट सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। अब देखो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब हमें पता है हाउ मैनी डायन इन 1 न्यूटन, तो 10⁵ डायन होते हैं 1 न्यूटन में। हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। दिस इज 10⁷ डायन सेंटीमीटर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ओके, 1 जूल इज 10⁷ अर्ग। 1 जूल किसके इक्वल होगा? 10⁷ अर्ग के इक्वल होगा। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ओके, अब देखो
हम 1 जूल को किस तरह से डिफाइन करेंगे? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाई on a body, it displaces 1 meter in the direction of force, then work done is 1 joule. And 1 अर्ग देखो, 1 अर्ग इक्वल टू होता है 1 डायन, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डायन होता है, इंटू 1 सेंटीमीटर। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 डायन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, it displaces through 1 centimeter in the direction of force, then work done is 1 अर्ग। वर्क डन कैसा होता है? 1 अर्ग होता है। अब देखो, हम समझते हैं कि कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा हो तो उस समय वर्क डन कैसा होता है? अभी तो क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है। अब सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ना हो, डिस्प्लेसमेंट किस में नहीं हो? फोर्स के डायरेक्शन में ना हो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कोई एंगल बन रहा हो। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा हो, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, सपोज करो ये कोई बॉडी है, यहाँ पर ये बॉडी कोई रखी हुई है, अब इस पर हमने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट सपोज करो यहाँ पर हुआ उसका, या फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, फोर्स उसका इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट आपका कहाँ पर हुआ? इस तरह से हुआ, तो हम उसको ऐसा ले लें, फोर्स को इसी डायरेक्शन में लें हम, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी यहाँ पर चली गई फोर्स लगाने पर। तो देखो, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है। सपोज करो दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ओके, इसको हम ज्वाइन कर लें। सपोज करो ए है, ये बी है और सी है। बॉडी पर फोर्स लगाने पर बॉडी ए सी डायरेक्शन में क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई और वो यहाँ पर पहुँच गई ए सी तक। तो देखो, फोर्स का वर्क डन का फार्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फार्मूला था। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ए बी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? एफ इंटू ए बी होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए बी यहाँ पर क्या है? बेस है, हमें पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कितना होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। ये हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, 10th या 9th क्लास में हम उसे पढ़ते हैं। आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड में हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा बेस यहाँ पर क्या है? ए बी है, हाइपोटेन्यूस क्या है? ओ ए है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए कॉस थीटा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए कॉस थीटा। इस ओ ए डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा एस कॉस थीटा। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, W इक्वल टू एफ डॉट एस इन वेक्टर फॉर्म। किस में है? वेक्टर फॉर्म में है। वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब देखो, वर्क डन, अच्छा इसको हम एक तरीके से और ले लें,
W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसे हम दूसरे तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। अभी हमने क्या किया था कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू displacement in direction of force, W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, इसको लिया था। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे तरीके से, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। एफ कॉस थीटा का मतलब है कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो तो ये हो जाएगा फोर्स एफ इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पे, ये सपोज करो एंगल क्या है, थीटा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा आपसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इस फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले लें, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो एफ कैसे काम करेगा, एफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा। कैसे होगा, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। जब हम इस एफ को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, एफ कॉस थीटा होगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो एफ एस कॉस थीटा। हम उसे ऐसे भी समझ सकते हैं। इससे पहले वाले हमने केस में क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में रिजॉल्व किया था, तो वो कितना आया था, एस कॉस थीटा आया था। इस वाले केस में हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये फोर्स है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक ना। अब बॉडी में फोर्स लगने से इस बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पर हमने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, तो वो कितना आया, एफ कॉस थीटा आया। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब वर्क डन तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है। वर्क डन डिपेंड, ओके, फर्स्ट किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होता है, भाई फोर्स कितना लग रहा है उस पर डिपेंड होगा। देखो W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। इसको देखने से ही पता चल रहा है कि फोर्स तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है। फोर्स, ओके, फैक्टर अफेक्टिंग वर्क डन, यहाँ पर हम हेडिंग लिख लें, फैक्टर अफेक्टिंग वर्क डन। ओके, वर्क डन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हमें पता है भाई W इक्वल टू कितना होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड होता है वर्क डन। ओके, एस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी फोर्स एफ एंड एस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो थीटा है। तो तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है फोर्स, वर्क डन। वर्क डन कितनी चीज़ों पर डिपेंड होता है, तीन चीज़ों पर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा। अब हम समझते हैं जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन को समझते हैं, जीरो वर्क डन। ओके, जीरो वर्क डन। देखो जीरो वर्क डन होने की कब संभावना है, देखो हम इस फार्मूले को लिखते हैं, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर तीन कंडीशन है वर्क डन कब जीरो होगा। पहली कंडीशन क्या है, एफ जीरो हो, वर्क डन जीरो होगा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट इस दीवार पे या कोई पर्सन इस दीवार को धक्का दे रहा है, ओके, पुश कर रहा है, तो बताइए कि दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा।
तो वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। हम इसको कितने ही फोर्स से या पावर से उस दीवार को पुश करें, दीवार अपने डिस्प्लेस नहीं होगी, देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट यदि 0 होता है, इफ देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज 0। तीसरी कंडीशन में थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा इज 90 डिग्री। हमें मालूम है cos 90 कितना होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा। तो 0 वर्क डन होने के लिए हमें 3 कंडीशन की ज़रूरत है, या तो F0 हो, या फिर S0 हो, या फिर थीटा कैसा हो, 90 डिग्री हो। हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया तो वर्क डन क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पर तो वर्क डन 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0, दीवार को या बॉल को हम पुश कर रहे हैं, किसी हैवी बॉडी को पुश कर रहे हैं, उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वह कैसा होगा, वर्क डन 0 होगा। इसका दूसरा और एग्जाम्पल 0 वर्क डन का, सपोज करो कोई सर्कुलर पाथ में चल रहा है, यहाँ ए से उसने चलना शुरू किया, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, फिर वो वापस ए पे आ गया। वापस ए पे आने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। वह जहाँ से चला था सर्कुलर पाथ में वहीं पर वापस आ गया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 0 है। तो वर्क डन भी कैसा होगा, 0 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एक पूरा चक्कर लगाने में अर्थ के द्वारा जो वर्क डन किया गया फोर्स के द्वारा वह 0 होगा। ओके, तो यह 0 फोर्स के लिए कंडीशन है जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन को भी हम समझते हैं, थीटा कैसा हो, 90 डिग्री हो। अब देखो, आपको पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ओके, अब देखो, जब भी कोई सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव होती है तो उसमें एक सेंटर, सपोज करो ये सेंटर है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, ये F हो गया आपका। और जो फोर्स का जो F हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उसके टेंजेंट में होगा, तो इन दोनों के बीच में कितना, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W = Fs cos थीटा, W = Fs cos 90। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं। ओके, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो उस केस में भी क्या होगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा। कैसा बनेगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा। सपोज करो ये अर्थ है, घूम रही है सर्कुलर पाथ में। ओके, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा किसी पोजीशन पर, डिस्प्लेसमेंट है तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो W = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। W की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, अंडरस्टूड। सपोज करो कोई कुली अपने सिर पर कुछ वेट लेके वह हॉरिजॉन्टली इस तरह से चल रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसका वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। सपोज करो ये कोई कुली है, ठीक ना, इस तरह से अपने सिर पे ये बहुत सारे वेट को रखे हुए हैं। ओके, अब देखो ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो नीचे की ओर लगेगा, mg, टोटल मास m होगा, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसमें मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, वो ऐसे बढ़ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो उस कुली द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन कैसा होगा,
जीरो होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, हेंस वर्क डन इज जीरो। पर कुली द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन किया जाएगा। देखो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, कैसा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होगा। पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन जीरो होगा। कैसा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन जीरो होगा। कोई भी व्यक्ति हॉरिजॉन्टली पैदल चल रहा है कुछ वेट लेके, तो उस पर्सन के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में उसके द्वारा कुछ वर्क डन किया जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। ओके, पॉजिटिव वर्क डन के कुछ एग्जाम्पल को हम समझते हैं। सपोज करो कोई बॉडी हाइट h से फ्रीली फॉल हो रही है। ओके, तो देखो फोर्स बॉडी पर कितना लग रहा है, mg लग रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा, क्योंकि वह h हाइट से क्या हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है। तो देखो दोनों के डायरेक्शन सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी टुवर्ड सेंटर है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन भी ए से बी होगा। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो W इक्वल टू कितना होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो W इक्वल टू एफ कितना है, यहाँ पर mg है, फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। s कितना है, h है। cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जो mg h इंटू 1, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg h। ओके, पॉजिटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क क्यों होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, एंगल दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री है। अब सपोज करो कोई पर्सन कोई m मास के वेट को नीचे से ऊपर की ओर उठाता है, तो उसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वह भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सेम केस होगा, F कितना होगा, mg होगा, उसने h हाइट तक ऊपर उठाया, फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, mgh। अब हम नेगेटिव वर्क डन को समझते हैं। ओके, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। देखो अब सपोज करो किसी पर्सन ने या किसी स्टूडेंट ने किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका अगेंस्ट ग्रेविटी। पहले बॉडी कहाँ थी, यहाँ थी, जमीन में थी। फिर उसको उसने कितनी हाइट, h हाइट पर उसको ऐसा बॉडी यहाँ पर आ गई, ये हाइट कितनी है उसकी, h है। उसने उसे कहाँ फेंका, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका बॉडी को। तो देखो अब यहाँ पर जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेगा तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज नीचे की ओर लगेगा, पर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, एस का डायरेक्शन होगा, वो कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा। ए है, ए बी है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। एस का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा डिस्प्लेसमेंट का। और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, नीचे की ओर है। तो दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, और वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन को इस तरह से W इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, W इक्वल टू mg इंटू एच, 180 की वैल्यू -1 होती है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, -mg हो जाएगा। वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे हो, अपोजिट हो, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अंडरस्टूड। सपोज करो कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव हो रही है। अब सपोज करो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, बॉडी इस तरफ मूव हो रही है, कहाँ पर, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन।
तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो जस्ट डिस्प्लेसमेंट के कैसा लगता है, अपोजिट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, ओके, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट हो। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, a satellite revolving around a planet in a circular orbit. What is the work done by the satellite in any instant? ओके, तो हम इसको पहले बता चुके आप लोगों को, वर्क डन 0 होगा। इसका पहले का आंसर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 वर्क डन होगा। अब रीजन, गिव रीजन, देखो ऐसे उसे हम समझ लेंगे। रीजन में सपोज करो कोई सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, ये क्या है, अर्थ का सेंटर है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो अर्थ के सेंटर की ओर एक्ट होगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल, रीजन क्या हो जाएगा, रीजन ये होगा कि एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 90 डिग्री। अब W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस 90, एफ एस इंटू 0 इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ फोर्स इज अप्लाइड on a body of mass 20 kg moving with a velocity of 40 meter per second. The body attains a velocity of 50 meter per second in 2 seconds. Calculate the work done by the body. Okay, देखो आंसर, m कितना दिया हुआ है, m इज गिवन टू 20 kg, m आपको 20 kg दिया हुआ है, दिस इज 20 kg। ओके, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी इसे हम यू से नोट करते हैं, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इसे हम किससे नोट करते हैं, v से नोट करते हैं, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं होता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी। अब देखो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मोशन वाले चैप्टर में से हम लोगों ने समझा था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ओके, तो देखो 2as इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमें, क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है, ओके, F इंटू एस। क्या होता है, F इंटू एस। अब F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m में लिख सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और s की जगह हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए से कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा अपना m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो हम इन वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक ना। ओके, यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के थर्ड इक्वेशन का यूज किया है, जो कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब देखें W इक्वल टू m हमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, v 50 स्क्वायर, u 40 स्क्वायर अपॉन 2। ओके,
So W equal to 20. This is ओके 2 से 10, तो W इक्वल टू 10 इंटू, अभी इसको माइनस करेंगे तो 900 आएगा, तो दिस इज 9000 जूल। 9000 जूल क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, NCERT 9th का क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, देखो तो यहाँ पर m कितना दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है, u 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, v 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हम इस डायरेक्ट फार्मूले का यूज करेंगे, m इंटू डब्ल्यू इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, इससे पहले हमने उसे ड्राइव किया था। ओके, इसका डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे। m कितना है यहाँ पर, m 20 दिया हुआ है, v 2 स्क्वायर, q 5 स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो दिस इज 20 इंटू 4 माइनस 25 अपॉन 2, तो W इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इससे कैंसिल होके दिस इज 4 माइनस 25 माइनस 25, तो माइनस 210 जूल अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन कैसा आया, नेगेटिव आया। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। नाउ नेक्स्ट NCERT 9 क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 1500 kg। तो m कितना दिया हुआ है, 1500 kg दिया हुआ है, मूविंग एट अ वेलोसिटी u हो जाएगा यहाँ पर कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। अब हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे इंटू करेंगे, 5/18 से इसे इंटू करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 50/3 मीटर पर सेकंड। अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, W इक्वल टू होगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। m की जगह क्या लिखेंगे, 1500 लिखेंगे, v की जगह यहाँ पर देखो बॉडी कैसी हो गई है, रेस्ट में हो गई है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार, कार की स्पीड इतनी थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर v इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, दिस इज 0 स्क्वायर माइनस 50/3 का होल स्क्वायर अपॉन। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर किसमें आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। दिस इज 750 से 2 से कैंसिल कर लेंगे हम, इंटू माइनस 2500/9, 2500/9 जूल। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। ओके, यहाँ पर भी वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। ओके, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ hay ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड, he done some work or not, justify your answer। ओके, तो देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, तो W भी क्या होगा, 0। ओके, तो आंसर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर रीजन क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 है तो वर्क डन इक्वल टू 0 है।
अब एनसीईआरटी 9th का क्वेश्चन नंबर 13 था, ये 18 क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखे हुए हैं, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट का ही डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। हमें यहाँ पर बताना है कि किस पोजीशन पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, किस पर जीरो वर्क हो रहा है, किस पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो देखो इसमें एफ और एस के बीच में क्या है, थीटा 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो इसका वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर एफ और एस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, W इज पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इन दिस केस F एंड S आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर F एंड S आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन कैसा होगा, W कैसा होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव। एक और क्वेश्चन आता है कि किस पोजीशन पर, किस एंगल पर मैक्सिमम वर्क डन होगा और किस एंगल पर मिनिमम वर्क डन होगा। ओके, तो देखो मैक्सिमम वर्क डन के लिए, और मैक्सिमम वर्क डन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और मैक्सिमम W वर्क डन थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम वर्क डन के लिए थीटा 0 होना चाहिए, और मिनिमम वर्क डन के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ओके।